हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज 2015 का सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर। अगेन इंस्ट्रक्शन वही हैं जो लास्ट में थी, बस थोड़ा सा इस बार चेंज हो गया है। इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम 29 है। पिछले पेपर तक 30 क्वेश्चन पेपर थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज था पेपर पैटर्न कि शुरू के 5 क्वेश्चन 1 मार्कर्स थे, 3 क्वेश्चन 3 मार्क थे, 3 क्वेश्चन 4 मार्क थे, या 4 क्वेश्चन 6 मार्क थे। ठीक है जी, पेपर 100 मार्क्स का ही था। हमें तो सेक्शन बी ही अटेम्प्ट करना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है, पढ़ाई होगा। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द प्रोड्यूसर्स आर willing to supply in an economy during a period of 1 year। ये था बेटा एग्रीगेट सप्लाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। बेटा मल्टीप्लायर के ना 3 अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। ठीक है जी, एक तो है k इज इक्वल टू 1/nps, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी। एक और फॉर्मूला भी है 1/1 माइनस एनपीसी, जो कि नहीं है। एक डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये भी नहीं है। तो ये फॉर्मूला है और दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते हैं। बोरोइंग इन द गवर्नमेंट बजट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज इटसेल्फ अ बोरोइंग। जितना ये डेफिसिट अराइज होता है उतना गवर्नमेंट को बोरोइंग करके मीट आउट करना पड़ता है। तो 17th क्वेश्चन भी डन। द नॉन टैक्स रेवेन्यू इन द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू है। एक्सपोर्ट ड्यूटी बेटा एक टैक्स है, डिविडेंड यही नॉन टैक्स है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड व्हेन इन अ कंट्री द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, नेशनल इनकम आल्सो राइजेस। यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मैं एक बार प्रूव कर देता हूं आपको। बेटा जब किसी कंट्री में फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़े, मान लो पहले $1 80 का था, आज $1 85 का हो गया, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बेटा, हमेशा एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। अगर आप मेरे पिछले सैंपल पेपर देख रहे होंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा सा आइडिया होगा। ऐसी सिचुएशन में एक्सपोर्ट हमेशा बढ़ते हैं और इंपोर्ट्स हमेशा गिर जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट गिर जाते हैं, मतलब नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, तो मेरे देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो अब बढ़ क्यों जाते हैं, 1 मिनट में ये भी बता देता हूँ। पहले अगर आप $1 लाख लेकर आए थे अपने देश से, तो इंडिया से 80 लाख का सामान मिलता था। अगर आप $1 लाख लाओगे तो 85 लाख रुपए का सामान मिलेगा। और कहीं ना कहीं फॉरेनर्स को यही चीज अट्रैक्ट करती है कि अब मैं ज्यादा सामान खरीद सकता हूँ सेम पैसे देकर। इसी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट 3 मार्कर क्वेश्चन है मेरे पास। Real GDP is 200, price index with a base of 100 is 110, calculate the nominal GDP। बेटा हमने ना कहीं प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ रखा है। प्राइस इंडेक्स हो या जीडीपी डिफ्लेटर, ये दोनों टर्म बिल्कुल एक जैसी हैं। फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर प्राइस इंडेक्स 110 है, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है, रियल जीडीपी 200, तो देख लेते हैं नॉमिनल जीडीपी किसके बराबर आएगा। बेटा नॉमिनल जीडीपी ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, 220 के बराबर का। चलो जी बहुत ही जल्दी हमने सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। नेम द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, और नेम द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। बेटा इसको भी आसानी से कर सकते हैं, इसको भी जो आप कहोगे मैं तो वो कर देता हूँ। चलो एक काम करते हैं, इसमें दोनों ही कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट में बेटा 3 तरीके की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। रही बात करंट अकाउंट में 3 ट्रांजैक्शन यहाँ पर भी रिकॉर्ड होती है। ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम जिसको आप बोलते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, और यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो 3 आइटम यहाँ रिकॉर्ड होती है, ब्रॉड कैटेगरीज 3 यहाँ रिकॉर्ड होती हैं। खत्म, आगे बढ़ जाओ। वेयर विल सेल ऑफ मशीनरी टू अब्रॉड विल बी रिकॉर्डेड इन अ बीओपी अकाउंट, गिव रीजन। बेटा अभी मैंने बताया कि बीओपी में करंट अकाउंट में क्या जाता है और कैपिटल में क्या जाता है। अगर मैं मशीनरी बेच रहा हूं, इट इज ओनली अ विजिबल आइटम, ये कुछ और नहीं विजिबल आइटम ही है।
और विजिबल आइटम है, गुड्स की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? पहली बात तो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। दूसरी बात, अगर सेल कर रहा हूं तो पैसे का इनफ्लो हो रहा है, करंट अकाउंट में भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट साइड में हमेशा इनफ्लोज रिकॉर्ड होते हैं और डेबिट साइड में बेटा आउटफ्लोज। तो मैंने सारा का सारा रीजन दे दिया जैसा कि क्वेश्चन में मांगा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन द बैंक ऑफ इशू फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक और एक्सप्लेन द गवर्नमेंट्स बैंक इन द गवर्नमेंट्स बैंक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। बेटा गवर्नमेंट्स बैंक की बात तो हम कर चुके हैं, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट का बैंक है। वही बात आपको जो लिखनी है बेटा, एक बैंक है, एक आपने इसमें बेटा बैंकर्स की बात लिखी होगी, एक एजेंट की बात लिखी होगी, एक फाइनेंशियल एडवाइजर की बात लिखी होगी। 2018 और 19 के पेपर में एक क्वेश्चन था, मैंने तब भी किया हुआ है। मैं अब इस क्वेश्चन को करने में विश्वास रख रहा हूं कि सेंट्रल बैंक सोल करेंसी इशुइंग अथॉरिटी है। सबसे पहले पॉइंट में आप यही लिखेंगे, सेंट्रल बैंक सोल करेंसी इशुइंग अथॉरिटी है। क्या करता है बेटा? सारी करेंसी को इशू करता है एक्सेप्ट ₹1 नोट, ₹1 नोट एंड ऑल द कॉइन्स। इन सबको छोड़कर बाकी सारी करेंसी कौन इशू करता है बेटा? सेंट्रल बैंक करता है। और ये कौन इशू करता है? ये बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। बेटा सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी होने के बहुत सारे एडवांटेज हैं, वो जरूर लिखकर आना अगर यहां पर आपको नंबर लेने हैं। सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी होने का पहला एडवांटेज है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी। अब ये सोचो, अगर कोई आरबीआई ना होता और आरबीआई सोल इशुइंग अथॉरिटी ना होता, गवर्नमेंट ने कह रखा था सारे कॉमर्शियल बैंक को जी अपने अपने नोट प्रिंट कर लो, तो आप समझो सब पेपर मटेरियल अलग लेते, पेपर की क्वालिटी बहुत अलग हो जाती, इंक का कलर सबका अलग हो जाता, तो कहीं ना कहीं क्योस ना क्रिएट हो जाता। एक बैंक का नोट है ₹100 का, ब्लू कलर की इंक है, दूसरे का वही ₹500 का नोट है, तो कहीं ना कहीं भैया तो पहचान रखना ही बहुत मुश्किल हो जाता। किसी का ₹500 का नोट होता तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो एक, अगर करेंसी इशुइंग अथॉरिटी एक है आरबीआई, तो यूनिफॉर्मिटी सबसे पहला एडवांटेज है कि सारी करेंसी एक जैसी है पूरे देश में बेटा। दूसरा एडवांटेज, रुपी वैल्यू कंट्रोल। रुपी वैल्यू कंट्रोल बेटा, रुपी की वैल्यू को कंट्रोल करना इसके लिए बहुत आसान है। आई होप आपने मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ रखा है। रुपी की वैल्यू गिरे या बढ़े, हद से ज्यादा बढ़े, आपके बैंक से ज्यादा बढ़े या गिर जाए, तो बेटा आरबीआई उसको कैसे कंट्रोल करता है आप समझ सकते हो। और यही सोचो बेटा, अगर एक अथॉरिटी ना होती, बहुत सारी अथॉरिटी होती, सब कंट्रोल करने चाहते, पता लगा कंट्रोल करने की जगह क्या हो गया बेटा, एक और केओस क्रिएट कर दिया हमने। मान लो हमने सबको कहा जी यूएस डॉलर सप्लाई कर दो, अब सबने यूएस डॉलर सप्लाई करने शुरू कर दिया, किसी को नहीं पता था कि कितने सप्लाई करने, प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आरबीआई को कहेंगे, आरबीआई अपने हिसाब से सप्लाई करेगा, उस प्राइस बैंड में प्राइस को फिक्स कर देगा। बेटा अगर एक अथॉरिटी है तो गवर्नमेंट के लिए भी उस अथॉरिटी को कंट्रोल करना आसान है। गवर्नमेंट कैन इजीली कंट्रोल द आरबीआई, कैन इजीली कंट्रोल द सिंगल अथॉरिटी। अब यही सोचो, बहुत सारी अथॉरिटी होती तो गवर्नमेंट सबको कंट्रोल करती, सबको कंट्रोल करना मुश्किल है बेटा, एक अथॉरिटी को कंट्रोल करना बहुत आसान है। तो ये कुछ एडवांटेज है सोल करेंसी इशुइंग अथॉरिटी होने के। एक और एडवांटेज भी जो मुझे याद आता है वो भी लिख सकते हो, मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकता है आरबीआई इजीली, क्योंकि एक अथॉरिटी है, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। मान लो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, हमने आरबीआई को बता दिया इन्फ्लेशन है, तो भैया मेजर्स लेगा, आराम से कंट्रोल कर देगा। और हमने क्या करा, 20 बैंक है, सबको कहा जी मनी सप्लाई ज्यादा है, कंट्रोल करो, इन्फ्लेशन आ रखा है, सबने अगर मेजर्स लगा दिए, पता लगे कंट्रोल तो क्या होना था, पोजीशन में न्यूट्रल तो क्या होना था, डिफ्लेशन हो गया उल्टा, ठीक है नहीं, सारे ही पैसे बाहर निकल गए इकोनॉमी से। तो बेटा ये कुछ एडवांटेज है सोल करेंसी इशुइंग अथॉरिटी होने के। आगे बढ़ जाते हैं 24 पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड जन धन योजना एम्ड एट एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री टू हैव एटलीस्ट वन बैंक अकाउंट। ठीक है जी, जनधन योजना यही कहती थी कि जितने भी सिटीजन है कम से कम एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। एक्सप्लेन हाउ डिपॉजिट्स मेड अंडर द प्लान आर गोइंग टू अफेक्ट द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। बहुत कमाल का क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर पेपर में ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया बेटा। कैसे आप डिपॉजिट्स, कैसे बेटा इन जनधन खाता योजना में, जनधन योजना में डिपॉजिट से अफेक्ट करा नेशनल इनकम को। बेटा अगर सारे सिटीजन्स के पास एक अकाउंट होगा, जो गवर्नमेंट की थीम लाइन थी,
कहीं ना कहीं नंबर ऑफ अकाउंट्स बहुत बढ़ गए इंडिया में एकदम से, नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर एकदम से बहुत सारे बढ़ गए। और बेटा कहीं ना कहीं जनधन योजना में थ्रिफ्ट की आदत डाली, सेविंग्स की आदत डाली पब्लिक को। और बेटा अगर सेविंग की आदत डाली, इन अकाउंट में बेटा डिपॉजिट्स बहुत बढ़ने लगे। अगर ये डिपॉजिट्स बढ़ने लगे तो बैंकों के पास लैंडिंग के लिए पैसा बहुत बढ़ने लगा। और बेटा अगर बैंक लैंड कर रहे थे तो बेटा देश को नई इन्वेस्टमेंट मिल रही थी इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। और अगर देश को नई इन्वेस्टमेंट मिल रही थी, इस वजह से अफेक्ट हो रही थी मेरी नेशनल इनकम। तो ये पूरी चेन है जिसको आप लिखोगे तो बेटा पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जनधन योजना की वजह से अकाउंट होल्डर बढ़े, नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़े, डिपॉजिट्स बढ़े, लेंडिंग बढ़ गई बैंक की, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई बेटा देश के अंदर, और नेशनल इनकम भी बढ़ गई। ये पूरी चेन है जो आपको लिखना है, तभी फुल मार्क्स अकॉर्ड होंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। इकोनॉमी बेटा इक्विलिब्रियम में, मुझे नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। नेशनल इनकम मतलब कुछ और नहीं बेटा, इनकम ही कैलकुलेट करनी है। इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है। और बेटा अगर आप इक्विलिब्रियम में हो तो एस और आई बराबर होगा ही होगा, ठीक है ना जी। इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, एस और आई बिल्कुल बराबर होता है। तो एस की वैल्यू हमने आई पुट कर दी। सी कंजम्पशन फंक्शन किसके बराबर है, सी बार प्लस बी वाई के। y मुझे कैलकुलेट करना है, सी बार की वैल्यू ऑटोनॉमस कंजम्पशन मुझे गिवन है बेटा 100, b मतलब एमपीसी। इफ एमपीएस इज 0.2 तो बेटा एमपीसी किसके बराबर है, 0.8 के बराबर है। i की वैल्यू भी गिवन है बेटा 300। ये 0.8y जब उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, 0.2y की वैल्यू आ गई 300, तो y की वैल्यू आ गई 1500 करोड़। अगर ये फिगर करोड़ में है, खैर कुछ नहीं कहा तो 1500 ही लिखेंगे। लो जी हमारा आंसर आ गया बेटा। आगे बढ़ जाते हैं 26th क्वेश्चन की तरफ। गिविंग रीजन एक्सप्लेन हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इन सबको कैसे ट्रीट किया जाएगा बेटा। नेशनल इनकम में जो मेन जोर होता है वो रेजिडेंट पे होता है, ना कि डोमेस्टिक टेरिटरी पे होता है। चलो जी खैर हम पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर बाय अ फर्म, एक फर्म खर्चा कर रही है ऑन पेमेंट ऑफ फीस टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट। बेटा अगर आप फर्म हो और खर्चा कर रहे हो कि सीए को फीस दे रहे हो, तो ये सिर्फ आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, और मैं सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर को जोड़ता हूं। तो कहीं ना कहीं बेटा अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे खर्चा कर रहे हैं तो ये पार्ट नहीं होगा। पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस बाय अ फर्म, अगर एक फर्म कॉर्पोरेट टैक्सेस पे कर रही है, अगेन ये ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, और ट्रांसफर पेमेंट्स बेटा पार्ट नहीं होती। आगे बढ़ जाओ। परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय अ फर्म फॉर इट्स ओन यूज, बेटा एक फर्म ने रेफ्रिजरेटर खरीदा अपने ही इस्तेमाल के लिए, तो बेटा ये एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है और ये नेशनल इनकम में काउंट होगा। तो ये दोनों काउंट नहीं होंगे, ये काउंट होगा, एक्सप्लेन कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं 27। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेपो रेट इन रिड्यूसिंग दिस गैप, और डिफ्लेशनरी गैप और ओपन मार्केट ऑपरेशन का रोल। बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन में अभी पिछले ही पेपर में खत्म किया है मैंने, जहां बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी की मैंने बात करी है, तो मैं अभी ये अटेम्प्ट करने में विश्वास नहीं रख रहा, एक बार इसकी बात कर देते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है बेटा, आपने शायद पढ़ा होगा ये सब बातें, तो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम कम 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है। बेटा एग्रीगेट डिमांड इनिशियली एएस से ज्यादा होती है, कहीं इंटरसेक्ट करती है फिर कम हो जाती है, और ये सिचुएशन है इन्फ्लेशनरी गैप की। इसने जहां एएस को इंटरसेक्ट करा ये मिला इवन, ये सिचुएशन इन्फ्लेशनरी गैप है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या है बेटा, वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड is more than the planned aggregate demand required to establish full employment equilibrium। बेटा ये है ना मेरे पास प्लान एग्रीगेट डिमांड, और यही है ना वो इक्विलिब्रियम जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, या फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन क्या हुआ, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कुछ ज्यादा आई, जिसको मैंने AD1 से डिनोट करा, इसने AS को जहां इंटरसेक्ट किया, यहां मेरे को मिला नया इक्विलिब्रियम E1। ये जो सिचुएशन है इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूं, AE1, या इस पॉइंट को A बोल लो बेटा। ये जो सिचुएशन है बेटा यही इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड है। लिखते कैसे हम,
इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, ये है 81 एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब रही बात रेपो रेट से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बेटा, रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। मान लो बेटा आरबीआई पहले कॉमर्शियल बैंक को 5% पे लोन देता था और कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को 7% पर लोन देता था अपने क्लाइंट्स को। अब मैं कहूं बेटा मार्केट में सिचुएशन इन्फ्लेशनरी गैप की है, एक्सेस डिमांड की है, तो क्या चाहेगा आरबीआई, इकोनॉमी से पैसा आउट करे। वो कैसे पैसे को आउट करेगा बेटा, इस रेट को बढ़ा देगा। जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगा, आरबीआई ने कह दिया कमर्शियल बैंक को मैं तो तुम्हें 7% पे लोन दूंगा। अब कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, इस रेट को उठाकर 9% कर देंगे। अब जिस कस्टमर को पहले लोन 7% पे मिलता था, आज 9% पे मिलेगा, कभी वो लेना चाहेगा बेटा, कभी भी नहीं लेना चाहेगा वो। ठीक है ना कहीं लोन डिस्करेज होंगे, इकोनॉमी में नया पैसा नहीं पहुंचेगा। और यही पर्पस होता है इन्फ्लेशन में कि इकोनॉमी में नया पैसा मत पहुंचाओ, बल्कि पुराना भी थोड़ा सा निकाल दो बेटा। तो आई होप मैंने ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दी है। आओ क्वेश्चन नंबर 28 पर बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट कैन प्ले थ्रू द बजट इन इन्फ्लुएंसिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटा गवर्नमेंट का रोल गवर्नमेंट बजट से कैसे वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को अफेक्ट करती है। बेटा देखो गवर्नमेंट ना जहां चाहती है रिसोर्सेज को एलोकेट करना वो वहीं करवाती है। और ये कैसे पॉसिबल है गवर्नमेंट बजट से बेटा, टैक्सेस और सब्सिडी के थ्रू। बात बड़ी सिंपल सी है, कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट डिस्करेज करती है, कभी एनकरेज नहीं करना चाहती। जैसे कि वही लिकर टबैको सिगरेट वाली बात सबने पढ़ी है बेटा। अब वो अगर लिकर टबैको सिगरेट है जिसको गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है, गवर्नमेंट कैसे डिस्करेज करेगी, इनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाती चली जाएगी। जब गवर्नमेंट बजट आए इनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाते चले जाओ, ऑटोमेटिकली बेटा कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो यहाँ से बाहर निकलेंगे, जिनको टैक्सेस इतने देना रास नहीं आएगा। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे बेटा, अपना पैसा नया कहाँ लगाएंगे, गवर्नमेंट कुछ सेक्टर को एनकरेज भी करती है बाय गिविंग सब्सिडीज। जैसे कि आज की तारीख में गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है सोलर पैनल पर, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, आज गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है कि अगर आप कोई भी फ्रोजन वेजिटेबल प्लांट लगाओ तो, फ्रोजन वेजिटेबल प्लांट लगाओ तो, इन तीनों जगहों पर बेटा गवर्नमेंट आज की तारीख में सब्सिडीज दे रही है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर सब्सिडीज बढ़ाती रहती है ताकि लोग कहाँ करें बेटा, अपने रिसोर्सेस यहाँ से निकाले और यहाँ पर एलोकेट कर दे। तो ऐसे गवर्नमेंट बजट से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस को। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नेशनल इनकम। और मुझे गिवन क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्राइवेट इनकम, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कॉर्पोरेट टैक्सेस, एनडीएफसीएफ, डेप्रिसिएशन, एनआईटी, चेंज इन स्टॉक, नेट इंपोर्ट्स। बेटा मुझे ना एक्सपेंडिचर मेथड के चारों स्टेट्स अवेलेबल हैं जो मुझे चाहिए, और हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये तो पढ़ ही लेना एक्सपेंडिचर मेथड, लेकिन डायरेक्टली नेशनल इनकम एनएनपीएट नहीं निकलवाता। पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, जीडीपी एट एमपी जो चार चीजों से मिलकर बना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ, और नेट एक्सपोर्ट्स विच इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है मुझे कितने रुपए का, 600। गवर्नमेंट फाइनल भी गिवन है 100, 600 और 100 ये तो गिवन है। जीडीसीएफ ये बेटा मेरे पास डायरेक्टली नहीं है, लेकिन एनडीएफसीएफ गिवन है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जबकि मुझे चाहिए क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो एनडीएफसीएफ में बेटा अगर मैं डैप जोड़ दूं तो ये जीडीएफसीएफ तो बन ही जाएगा 17 प्लस 40। मैंने एनडीएफसीएफ में डैप जोड़ दिया तो ये बन गया जीडीएफसीएफ। पर मुझे चाहिए क्या, जीडीसीएफ चाहिए, साथ ही साथ इसमें जोड़ दो चेंज इन स्टॉक, अगर आपको जीडीसीएफ बनाना है। चेंज इन स्टॉक इज -10, तो बेटा मैंने इसमें -10 भी जोड़ दिया है। अब बेटा रही बात नेट एक्सपोर्ट्स की, क्वेश्चन है बेटा मुझे नेट एक्सपोर्ट्स नहीं नेट इंपोर्ट्स दिए, वो भी 20 के। नेट एक्सपोर्ट्स होते तो मैं प्लस करता, नेट इंपोर्ट्स है तो ये भी मैं माइनस कर दूंगा। अब मेरे को 30 माइनस करना है, मान लो 70 में से माइनस किया तो 40, 54, ये आ गया 754। अब बेटा इसका कन्वर्जन कर लो आप एनएनपी एट एफसी में। जीडीपी एट एमपी मेरे पास है,
जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप, डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एन एफ आई ए, और एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एन आई टी। 754 मेरे पास गिवन है, डेप्रीसिएशन देख लेते हैं। डेप्रीसिएशन है 14, लो जी मैंने माइनस कर दिया, प्लस करो एन एफ आई ए को। मेरे पास बेटा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, लेकिन मुझे जोड़ना क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि मैंने अब्रॉड से क्या कमाया, यहाँ मैंने कमाया नहीं गवाया, इसलिए साइन बदल जाएगा, माइनस कर दो। माइनस करते हैं एनआईटी को भी देखते हैं जी, एनआईटी हमारे पास कितना है, एनआईटी है 60, कर दो इसको भी माइनस। तो 60 एंड 10 70, 84 मुझे इसमें से माइनस कर देना है, ये कैलकुलेट हो जाएगा 670 करोड़। तो हमारा पेपर यहीं खत्म हो जाता है प्यारे बच्चों। बस एक आखिरी इन्फो आपके लिए कि मेरी वेबसाइट www.successmantra.com, मंत्रा में डबल ए लगाना मत भूलिएगा बेटा। इस वेबसाइट पर बेटा हमने एक बंडल आपके लिए तैयार किया है, जहां पेड सैंपल पेपर्स हैं, बिजनेस स्टडीज के 10, इकोनॉमिक्स के 10 और अकाउंटेंसी के 10। ये 30 सैंपल पेपर पेड है। आप कॉस्ट देखिए, बिल्कुल नॉमिनल, इस बंडल की कॉस्ट 250 रुपी रहेगी। अगर आप इंडिविजुअली बाय करेंगे तो 100 ईच, तीनों सब्जेक्ट है ये। लेकिन ऑफर कुछ ही दिनों के लिए, जैसे ही कुछ दिन बीत जाएंगे बेटा ये कॉस्ट हम डबल कर देंगे, सीधा ये कॉस्ट 500 होगी। उम्मीद कर रहे हैं सब घर पर सभी सैंपल पेपर पढ़ रहे हैं और पेड सैंपल पेपर भी पढ़ेंगे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।